विलायत न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हजारों मुसलमानों की कातिल सूची को म्यांमार की सैन्य अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा। रूस ने भारतीय मीडिया से जताई कड़ी नाराजगी, लगाया पक्षपात का आरोप। जनरल शहीद सुलेमानी की हत्या में शामिल 51 अमेरिकी अधिकारी ईरान की ब्लैकलिस्ट में शामिल, अमेरिका ने जताई चिंता। मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाने में ईरान ने की भारत को मदद की पेशकश। खबरों की शुरुआत हम करेंगे आज म्यांमार से, जहां म्यांमार की अदालत ने नजरबंद की गई नेता आंग सान सूची को कई मामलों में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। सूची पर गैर लाइसेंसी वॉकी टॉकी रखने का आरोप है। फरवरी में सेना ने सरकार का सैन्य तख्ता पलट करते हुए सूची को सत्ता से बाहर कर दिया था। सूची को दिसंबर में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सजा को कम करते हुए 2.5 साल का हाउस अरेस्ट कर दिया था। कई रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता परिवर्तन के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 2017 में मुसलमानों के कत्लेआम पर म्यांमार सरकार ने मीडिया कार्यकर्ताओं और जांच कमेटियों के प्रवेश पर रोक लगाई ताकि मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की सही रिपोर्ट दुनिया वालों के सामने आ सके। लेकिन इसके बावजूद मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की अनेक रिपोर्टों में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार सेना के अपराधों का पर्दाफाश हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा था कि म्यांमार की सेना इस देश में जातीय सफाई के लिए जिम्मेदार है और ये दुनिया की सबसे बुरी सेना है। गौरतलब है कि म्यांमार की सेना ने चरमपंथी बुद्धिस्टों के साथ मिलकर रोहिंग्या के मुसलमानों का कत्लेआम किया था और उसे सूची का भी समर्थन हासिल था। अगली खबर है रूस से। रूस इन दिनों भारतीय मीडिया से काफी नाराज है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारतीय मीडिया में कजाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया है। रूस ने पहली आपत्ति 7 जनवरी को कजाकिस्तान में अपने सैनिकों को भेजने को लेकर भारतीय मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट छपी उस पर जताई थी। ये आपत्ति भारत स्थित रूसी दूतावास की तरफ से जताई गई थी। रूस का कहना है कि भारतीय मीडिया कजाकिस्तान में रूसी सैनिकों को जाने को लेकर पूरी तरह से सच नहीं दिखा रहा है। रूसी दूतावास की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा गया है, कजाकिस्तान में जब हिंसा भड़की और वहां राजनीतिक अस्थिरता का संकट मंडराता हुआ दिखा तब हमारी नजर बनी हुई थी। कजाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और रूस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है। वहां भड़की हिंसा देश की सुरक्षा और अखंडता को बाधित करने की कोशिश थी। इसमें प्रशिक्षित और संगठित बाहरी समूहों का इस्तेमाल किया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के तहत मदद मांगी। 6 जनवरी को CSTO कलेक्टिव पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारतीय मीडिया में इस सच को नहीं बताने पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, 15 मई 1992 को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर सहमति बनी थी और इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य देशों में स्थिरता कायम रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर बाहरी हमले को बचाने के लिए सदस्य देश के अनुरोध पर सैन्य और अन्य तरह की मदद भेजी जाएगी। लेकिन रूस का गुस्सा भारतीय मीडिया में कजाकिस्तान संकट में रूस की भूमिका पर कवरेज तक ही सीमित नहीं रहा है। 9 जनवरी को रूसी विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बार यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया कवरेज की तीखी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा है कि भारतीय मीडिया में एक बार फिर से यूक्रेन संकट और रूस के रुख को लेकर पक्षपाती तस्वीर छपी है। भारतीय मीडिया में यूक्रेन के अधिकारियों का अपमानजनक बयान भी छपा है। हमारा मानना है कि भारतीय मीडिया में यूक्रेन संकट को लेकर छपी पक्षपाती सामग्री का भारत सरकार के आधिकारिक रुख से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जाने माने विशेषज्ञों की राय भी भारतीय मीडिया की कवरेज से अलग है। इन सब के बीच हमें पूरे मामले पर तथ्यों को परखने की जरूरत है।
अगली खबर है ईरान से, जहां IRGC की कुद्स ब्रिगेड के पूर्व कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल 51 अमेरिकी अधिकारियों को ईरान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका ने आतंकवादी कार्रवाई करके आतंकवाद को बढ़ावा दिया और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने 8 जनवरी को घोषणा की कि ईरान ने 51 अमेरिकी नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी ऑपरेशन में भूमिका निभाई थी, जिसमें शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और अन्य की हत्या कर दी गई थी। ईरानी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार अमेरिकी सेना के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट C. ओब्रायन को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अन्य को ईरान द्वारा इसी कारण से प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश के तहत बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को मिसाइल हमले में शहीद कर दिया था। अब अगली खबर में हम बात करेंगे भारत और ईरान के मजबूत रिश्ते की। दोनों मुल्क एक बार फिर से मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने के लिए साथ आए हैं। ईरान ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाएं और कोरोना वायरस के टीके पहुंचाने में भारत को मदद की पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री S. जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ये पेशकश की थी और अब्दुल्लाहियान ने काबुल में एक समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की मानवीय सहायता का भी उल्लेख किया। साथ ही गेहूं, दवा और कोविड-19 वैक्सीन के रूप में इस सहायता में ईरान के सहयोग की घोषणा भी की। ईरान और अफगानिस्तान लगभग 920 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत पहले ही जीवन रक्षक दवाओं और कोविड-19 टीकों की 3 अलग अलग खेपें अफगानिस्तान भेज चुका है, जबकि पहली खेप एक विशेष चार्टर उड़ान पर भेजी गई थी, जिसके माध्यम से काबुल से 104 लोगों को नई दिल्ली लाया गया था। बाद की सहायता ईरान की महान एयर की उड़ान के माध्यम से काबुल भेजी गई थी। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की आपूर्ति का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है, क्योंकि पाकिस्तान के सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाने के तौर तरीके के बारे में इस्लामाबाद फैसला नहीं कर सका है। भारत के पास ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को सहायता भेजने का विकल्प मौजूद है। S. जयशंकर ने शनिवार को ट्वीट किया था कि ईरानी सहयोगी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान से व्यापक बातचीत हुई। उनसे कोविड की कठिनाइयों, अफगानिस्तान में चुनौतियों, चाबहार की संभावनाओं और ईरानी परमाणु मुद्दे की जटिलताओं पर चर्चा हुई। पिछले वर्ष 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे में आने के बाद से अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भारत और ईरान परस्पर संपर्क में हैं। आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।